कक्षा 10 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बहुपद में जो प्रश्नावली 2.1 है और जो 2.2 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैंने बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 सारे सबके लिंक्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उनको ज़रूर चेक करना। तो देखो बहुपद, ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, ये बहुपद के बारे में आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको बहुपद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कक्षा 9 में जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुपद को जानने के लिए देखो, बहुपद का मतलब होता क्या होता है, एक से ज़्यादा पद, ठीक है। बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद, एक से ज़्यादा पद, सीधा। अब इसके डिटेल में हम आ रहे हैं, ठीक है। बहुपद का मतलब होता है एक से ज़्यादा पद, ठीक। अब बहुपद के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको दो चीज़ों के बारे में जानना पहले बहुत ज़रूरी है, एक है चर और एक है अचर। पहले चर अचर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर चर की बात करें, जैसे हम लिखते हैं ना एक्स, वाई, जेड, टी, ये इस तरीके के जो नंबर होते हैं, यू, वी, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर। ई, बी, ये सब हमारे चर हैं। अचर क्या होता है, जैसे कि मैंने ये लिख दिया 2 माइनस के 3, 1/2, √3, 1000, ये जो जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, अचर, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, बहुपद को जानने के लिए हमें इन दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है। तो ये चर हुआ, ये अचर हुआ, आपको पता चल गया चर अचर क्या होता है। अब आते हैं बहुपद जानने के लिए सबसे मेन चीज़, पहली चीज़ हमारे पास आती है, वो होती है बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक। देखो डायरेक्ट प्रश्नावली पे नहीं आ रहे हैं, अगर चीज़ों को आप सीखोगे नहीं तो चीज़ों का रट के क्या फ़ायदा। गणित का अगर आप रटने लग गए तो बाकी सब्जेक्ट में और गणित में क्या फ़र्क होगा। चीज़ों को हमें समझना है, रटना नहीं है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, आगे चल के कभी आप बच्चों को पढ़ाओगे, छोटे भाई बहनों को पढ़ाओगे, तो आप रट के पढ़ाओगे क्या। अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो बता नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं हम बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक के बाद ही हम बात करेंगे बहुपद की। तो देखो बीजीय व्यंजक क्या होता है, अगर कुछ निश्चित हम चर लें तथा अचर लें, अचर राशियों, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बोला, हमारे पास मेन चीज़ क्या होगा, हमारे पास मेन चीज़ होगा, एक तो होगा चर, एक होगा अचर। चर और अचर को साथ में लेके उनका अगर आप जोड़ो, उसको घटाओ, उसका गुणा करो या उसका भाग दो, तो उसके संयोग से जो पद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने एक अचर ले लिया 2 और एक चर ले लिया मैंने x², तो 2x², ये एक हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ पद और जोड़ दे रहा हूँ, जैसे कि 4x, ठीक है, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और एक मैं लिखता हूँ जैसे कि √x + 7y, ये भी एक बीजीय व्यंजक है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया 3x, ये लिख दिया मैंने 7y, ये सब हमारे बीजीय व्यंजक हैं,
ठीक है, पदों को जोड़ रहे हैं, सिर्फ प्लस लेगा, कुछ घटा भी दो, जैसे कि 7x माइनस के 3y। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है, ये सभी। अब हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ये ज़रूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। बहुपद होने के लिए कुछ नियम कानून है। बहुपद, आप बहुपद किसे बोलोगे? ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ इसका नोट बना लेना। बहुपद किसे कहोगे आप? व्हाट इज़ बहुपद? तो ऐसे अब लिखना आप, ऐसे ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जिसमें जिसमें 3 चीज़ों का पालन होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? आप बोलोगे सर पहली चीज़ क्या है? तो जो चर राशि होती है, चर राशि वही जो x y z होता है ना, चर राशि का जो घातांक होगा, मतलब जो पावर में लिखा जाएगा ऊपर, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के बारे में जानते हैं ना, तो पूर्णांक अगर बात इसलिए की है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो। पहली कंडीशन तो है कि जो भी आप चर लेंगे उसकी जो घात में होगी वो धनात्मक में होनी चाहिए। ठीक है, और पदों की संख्या निश्चित हो। ये निश्चित का मतलब है 5, 100 को जो भी आप गिन सकते, जो आप मुंह से बोल सकते हैं। अगर बहुपद को डॉट डॉट करके छोड़ा जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। पदों की संख्या उसमें निश्चित होनी चाहिए, पदों की संख्या निश्चित हो। ये दूसरा कंडीशन है कि पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। और तीसरा पद क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। आप वास्तविक संख्या अभी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए डिटेल में। ठीक है, आप वैसे जो आप पढ़ रहे हैं ना कक्षा 10 में, उस सभी की सभी वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए। अगर मैं आपके लिए काल्पनिक संख्या बोलूँ, जैसे कि मैं लिख दूँ ये -2 में, तो ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसका हल संभव नहीं है, लेकिन कक्षा 11 में इसका हल संभव है गणित में। ठीक है, काल्पनिक संख्या। तो अगर ऐसा कुछ गुणांक में आता है तो नहीं काउंट होगा, उसे हम नहीं ले सकते। अब बहुपद के कुछ उदाहरण लेते हैं, जो कि बहुपद होगा और जो कि बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण ले रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रॉस मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने x³ + 2x² + 7x। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर x² - k/x। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2x² - kx + 7। ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया √3x² + 7x - k/x। ये 4 मैंने उदाहरण लिए। ठीक है, तो इनमें से 2 बहुपद हैं और 2 बहुपद नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लेता हूँ। चलो देखो, सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, x, ये जो हमारे x जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि सारे मान प्लस के होने चाहिए। हैं प्लस के? जी बिल्कुल प्लस के हैं। उसके बाद पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 1, 2, 3 पद आप गिन पा रहे हो। उसके बाद प्रत्येक पद में जो चर राशि का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है। एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए जो कि बिल्कुल है। तो ये जो है तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये बहुपद होगा। इसमें आ जाओ,
एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कभी भी x बट्टे में जब लिखा जाएगा ना, या x की घात में 3/2 ऐसा कुछ लिखा जाएगा ना, या x की घात में -1 ऐसा कुछ लिखा जाएगा, तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घात में क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्या चाहिए। ठीक है, बट्टे बट्टे में नहीं आना चाहिए, ना ही धनात्मक घात आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं। ठीक है, तो अगर बट्टे में 3/2 हो, बट्टे में हो या माइनस में हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। 1/x से हम बट्टे में आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। x की घात 2 है, x की घात प्लस में 1 है, तो ये बहुपद है। ये देखो बट्टे में आ गया x², ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद के बारे में समझ में आ गया, कौन सा बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पर क्या पढ़ेंगे, बहुपद के प्रकार। ये सब है आपके पास, ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुपद के वैसे प्रकार तो अनेक होते हैं, लेकिन कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया एक पदी, फिर मैं लिख देता हूँ द्विपदी, फिर लिखता हूँ त्रिपदी। मतलब नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होगा आई थिंक। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद हो, जैसे कि x² x या फिर 7x या फिर -3y, ऐसे एक पद, एक ही पद है। जब तक धन प्लस ना हो, माइनस ना हो, तो उसे एक ही पद बोला जाएगा। तो ये सभी कॉमा लगा के लिखा है मैंने, ये सभी हमारे एक पद के हैं। द्विपद की बात करूँ तो जैसे कि मैंने लिखा है x² प्लस का x, कॉमा दूसरा मैंने लिख दिया -3x² प्लस के x, या फिर 3x प्लस 7। ये सब द्विपदी हैं क्योंकि दो पद हैं, 1 2 1 2 1 2। त्रिपद में ऐसे 3 हो जाएंगे, जैसे कि x³, ठीक है, x³ प्लस x प्लस 7, तो ये त्रिपदी हो गया। ठीक है, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में समझ में आया अंतर क्या होता है। ओके, ये भी हो गया हमारे पास। अब एक आता है नया नाम, शून्य बहुपद। इन सब की अगर आपको जानकारी हो जाएगी ना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, MCQs आता है ना, ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये सब स्किप कर दोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत है। ये सब छोड़ दोगे तो कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं रहेगा, तो MCQ आपके सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर शून्य बहुपद क्या होता है, अब आप बोलोगे अरे भाई जिसमें शून्य बहुपद क्या होगा, ये क्या बला है। तो शून्य बहुपद में क्या होता है, जो चर होगा, चर की घात शून्य हो। जब चर की घात शून्य होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य बहुपद। और इसका उदाहरण मैं अगर बोलूं तो कोई भी अगर संख्या है, हर एक संख्या जो होती है, हर एक संख्या, ये जो संख्या है, संख्या, तो ये सभी क्या है, शून्य घात की है, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। क्योंकि किसी भी चर की घात शून्य कर दोगे तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ -7 गुणा x की घात 0। इसका सीधा सीधा मतलब है 7 गुणा 1 यानी कि -7, है ना। तो x की घात क्या है, 0 है, तभी जाके इसको क्या बोलते हैं, शून्य घात। तो शून्य घात के बारे में भी हमें समझ में आ गया। ठीक है, बहुपद के प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया है। अब हम आते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक के बारे में जानते हैं। शून्यक बोलते हैं, इसे मूल भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक बहुपद है px बराबर x प्लस 5, तो जितनी घात होगी उतनी ही शून्यक होते हैं। तो x की घात कितनी है, 1, तो इसका शून्यक कितना होगा, 1 ही शून्यक होगा। और वो क्या होगा, कभी भी शून्यक निकालना हो, शून्यक के लिए अगर आपको शून्यक निकालना है ना, तो जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर रख दो। तो प्लस के 5 उस तरफ आके क्या हो जाएगा, -5। तो इसका शून्यक क्या है, -5 है। शून्यक का मतलब ये होता है जो भी हमारे पास बहुपद है
x का मान कितना है -5। अगर आप x की जगह पे वो मान रख देते हो और उसको सरल करते हो और हल करने पे आपको क्या मिलेगा 0, तभी इसे क्या बोला जाता है, शून्यक। तो ठीक है, तो x की जितनी घात होगी उतने ही शून्यक हो गए आपके। बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर कोई मान आपको दे रखा है, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसका शून्यक है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, अगर वो मान आप उस बहुपद में रखते हो और हल करने पर अगर शून्य देते हैं तब तो वो उसका शून्यक है। जैसे इस क्वेश्चन में x की जगह पर मैंने 5 रखा है और हल करने पर 0 मिला है, तो x बराबर -5 इस बहुपद का एक शून्यक है। अगर मैं x की जगह कुछ और रखता, जैसे कि अगर मैं 2 रख देता, तो 2 + 5 7 होता है, जो कि 0 नहीं आता, शून्य नहीं आता, तो x बराबर 2 इसका शून्यक नहीं होता। ठीक है, तो इतनी चीज़ काम की चीज़ थी, हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, हमने समझ लिया, हर एक चीज़ को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आते हैं एक, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लो कि रैखिक बहुपद क्या होता है ना। यहाँ पर आपका आ रहा है ना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, फिर यहाँ पर है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसको भी ज़रा देख लीजिए। रैखिक बहुपद का मतलब होता है x की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। द्विघात बहुपद का मतलब होता है x की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। और त्रिघात बहुपद का मतलब होता है x की अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। तो देखो रैखिक बहुपद x की अधिकतम घात कितनी है, 1 मतलब जो भी आपका चर होगा ना, यहाँ पर x था यहाँ y है, तो y की अधिकतम घात 1, x की अधिकतम घात 1, z की अधिकतम घात 1, u की अधिकतम घात 1। तो ये सब हमारे रैखिक बहुपद हैं। अब यहाँ देखो द्विघात बहुपद में y की अधिकतम घात 2, x की अधिकतम घात 2, है ना। यहाँ इधर आ जाओ, u की अधिकतम घात 2, यहाँ v की अधिकतम घात 2। तो ये सभी हमारे क्या हैं, द्विघात बहुपद हैं। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में आ जाएंगे, x की अधिकतम घात कितनी होगी, जो भी हमारा चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3। जैसे यहाँ देखो 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, अधिकतम घात देखनी है हमें, उससे छोटा भी हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर अधिकतम 3 है, उसके छोटा x² भी है, तो हमें वरीयता सबसे बड़े वाले को दिया जाता है ना। तो रैखिक बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। और शून्य बहुपद तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब प्रश्नावली 2.1 में आते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, 2.1 को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, है ना। आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, केंद्र होता है, इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं 0 0। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं केंद्र, केंद्र बोलते हैं। और ये जो है हमारा, ये हमारा फर्श है और ये हमारा दीवार है, एकदम सीधा खड़ा होता है, और इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, हर में लंबवत होता है ये। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में होता है, इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान माइनस में होता है, डैश कर दिया। तो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3, इधर होगा -1, -2, -3, इधर 1 2, इधर -1 -2। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अब देखो, अब क्या है कि अगर आपको ग्राफ पेपर दिया गया है, ये आपको ग्राफ पेपर दिया गया है और आपसे बोला जाए ग्राफ पेपर को देखते हुए आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है x अक्ष में जितने कट बिंदु मिलेंगे, आम भाषा में बोल रहा हूँ, जितने कट बिंदु मिलेंगे वह उतना ही शून्यक देगा। अब
जो चीज़ मैंने आपको बोली है हमेशा ध्यान रखना है, एक्स अक्षिश में जितने कट बिंदु देंगे उतना ही हमारा शून्यक होगा। अगर एक्स अक्षिश में कोई कट बिंदु नहीं आया तो उतने शून्यक हमारे नहीं होंगे। अब गौर से देखिएगा पहले चित्र को, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एच है, तो यहाँ पर कोई कट बिंदु मिल रहा है, मतलब कोई कटान बिंदु मिला यहाँ पर नहीं मिला। वाई एक्सिस पे मिल रहा है, लेकिन वाई से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना बस एक्स से है। तो एक्स में कोई भी कटान बिंदु नहीं है, तो इसमें कितने शून्यक हैं, 0। फिर ये देखो इधर आया, यहाँ पे एक कट मिला, एक्स में एक ही कटान बिंदु मिला, तो इसमें कितने शून्यक हैं, 1। अब इधर आ जाओ, इस पे कितने कट बिंदु मिले एक्सिस पे, 1 2 3, ठीक है, तो 3 शून्यक है। यहाँ जाओ इस चित्र में, ये एक्सिस, इसमें कितने कट मिले देखो, 1 2 शून्यक है। इसमें आ जाओ, 1 2 3 4, तो इसमें 4 शून्यक है। इसमें आ जाओ, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसमें कितने शून्यक है, 3। ठीक है, तो ग्राफ पेपर देख के भी हमने शून्यक का ज्ञात आराम से कर ली, कोई भी परेशानी नहीं हुई हमें। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो जो 2.1 प्रश्नावली है उसे हमने बड़ी आसानी के साथ कर लिए है। ठीक है, कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई है। 2.1 खत्म। अब आते हैं हम 2.2 में। अब हम 2.2 प्रश्नावली को करेंगे, लेकिन 2.2 प्रश्नावली को करने से पहले ठीक है कुछ चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं, उसके बिना काम नहीं बनेगा। बहुत ही सरल सा प्रश्नावली है 2.2। देखिए कैसे होगा। ये हमें द्विघात समीकरण के बारे में जानना पड़ेगा। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, खास तौर पे द्विघात समीकरण, इसका जो व्यापक समीकरण जिसे हम बोलते हैं ना, वो क्या होता है देखिए, मतलब सर्वव्यापी द्विघात समीकरण का जो होता है वो होता है a x² + b x + c = 0। ठीक है, यहाँ जो a है, यहाँ जो b है और यहाँ जो c है, ये गुणांक हैं। ठीक है, ये भी हमारा गुणांक है और ये c हमारा क्या है, अचर पद। तो देखो, ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद तभी संभव है जब यहाँ स्पेशल कंडीशन है, जब a का मान क्या ना हो, 0 ना हो। अगर a का मान 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। समीकरण इसलिए क्योंकि इस एक बराबर करके 0 लगाया है। अगर ये बराबर 0 हटा दूंगा तो इसे द्विघात बहुपद बोलूँगा मैं। अगर बराबर करके 0 लिख देता हूँ तो मैं द्विघात समीकरण बोलूँगा इसको। ठीक है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो शून्य कितने मिलेंगे यहाँ पर मेरे को, 2। एक को मैं अल्फ़ा बोलूँगा, एक को मैं बीटा बोलूँगा। अब थोड़ा हैबिट में डाल लो इस चीज़ को, अल्फ़ा बीटा के जो कॉन्सेप्ट को ना हैबिट में डाल लो। ठीक है, तो इसमें एक नियम होता है, एक जांच बोल लो या संबंध बोल लो। संबंध क्या बोलते हैं, ये लिखना है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक हमारा अल्फ़ा और बीटा है, गुणांक हमारे a b c हैं। इनके बीच में क्या संबंध होता है, तो पहला जो संबंध है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का जो संबंध है ना, वो सूत्र क्या होता है, एक शून्यक अल्फ़ा है, एक शून्यक बीटा है, तो सूत्र इसका होता है -b/a। ये b x का गुणांक, a x² का गुणांक। ठीक है, ये सही है ना। हिंदी में लिखूंगा तो थोड़ा याद करने में दिक्कत हो जाएगी। दूसरा जो फॉर्मूला है आपका वो है शून्यकों का गुणनफल। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। इसमें क्या संबंध है कि एक शून्यक अल्फ़ा है गुणा दूसरा शून्यक बीटा है, तो इसमें सूत्र लगता है c/a। ये आपस में बराबर होंगे।
ठीक है, ये आपस में हमारे क्या होने चाहिए, बराबर। आ गया समझ में। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 में आने से पहले यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, ठीक है। सो ये जो उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 ये पहले से ही सरल किए हुए हैं। आप प्रश्नावली 2.2 को मैं कराऊंगा, उसको देखने के बाद उदाहरण नंबर 2 ये मैं आपको होमवर्क दूंगा और उदाहरण नंबर 3 ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। पहले 2.2 को पूरा देख के फिर ये आपको खुद से करना है, ठीक है। प्रश्न देखना और हल आप पहले करना। अगर हल आपसे नहीं बन पाता फिर ये उदाहरण का जो हल है उसको देखना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो में, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपसे हुआ या नहीं।